जय हिंद, जय भारत। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पर बहुत ही बढ़िया हूँ। मैं सीए डॉक्टर महेश गौड़ स्वागत करता हूँ आप सबका हमारे चैनल में। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसे खूब सारे वीडियोस मिलते रहे। वीडियो देखने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट मैं आपको करना चाहता हूँ। यहाँ पे स्मरण बैच का ये प्रैक्टिस बैच फॉर सीए फाइनल ग्रुप टू के लिए सीए फाइनल का ये बैच शुरू हुआ है, जो एक तरह से सेमी कॉम्प्रेंसिव बैच है। सेमी कॉम्प्रेंसिव बैच मतलब कि जो कॉम्प्रेंसिव बैच 160 170 आवर्स का आईडीटी का होता है, वो आईडीटी 130 आवर्स में हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। मतलब फास्ट ट्रैक से ज़्यादा, कॉम्प्रेंसिव से थोड़ा सा कम। ये स्टार्ट है हो गया आपका 15 दिसंबर से। तो इसके जो लेक्चर आपने मिस कर लिए उनका रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल हो जाएगा, वो आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं। और आईडीटी के बैच का टाइमिंग होगा 9:15 टू 11:15 मॉर्निंग में ना। इसके बारे में अगर आप इसमें एडमिशन लेते हैं, इसके बारे में कुछ मैं आपको बताता हूँ। SCMP जो है सचिन गुप्ता सर लेने वाले हैं, दुर्गेश सिंह सर DT लेने वाले हैं, आईडीटी मैं लेने वाला हूँ महेश गौड़ सर। लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस होगी, अनलिमिटेड रिकॉर्डेड लेक्चर रहेंगे, डाउट सॉल्विंग सेशन रेगुलर बेसिस पे होगा, मॉक टेस्ट सीरीज भी आपकी रेगुलर बेसिस पे चलती रहेगी। ये कुछ स्टूडेंट्स की डिटेल्स है जो रैंकर्स हैं और कुछ लेजेंड स्टूडेंट्स की डिटेल है। ये अलग अलग सब्सक्रिप्शन प्लान अवेलेबल है अभी आपके लिए, 36 मंथ, 24 मंथ, 12 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ्स। तो अब 3 मंथ्स का और 12 मंथ्स का ये दो प्लान आप यूज कर सकते हैं, बराबर है। MGST कोड यूज करने पे आपको मिलेगा एडिशनल डिस्काउंट 10%। ये ग्रुप 2 की डिटेल और ये कॉम्बो की डिटेल यहाँ पर। ओके, अब आप देखिए, एंजॉय कीजिए इस वीडियो को और मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट ऐसे एक वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको जीएसटी के भी ऐसे ही लेक्चर अवेलेबल करवाए जाएंगे जिसमें एंटायर जीएसटी हम कवर करेंगे। और अभी वैल्यूएशन चैप्टर जो है ये हम शुरू करें। वैल्यूएशन चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने टॉपिक ऑलरेडी पहले कभी पढ़ा भी होगा। इसका एक फॉर्मेट है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, समझाना चाहूँगा। फॉर्मेट समझाने के बाद में हम इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके हम 3-4 क्वेश्चंस भी करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से हम समझ सकें। और अभी आईसीआई कुछ एक तरह का क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही पूछ रहा है, उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूँगा और एक वैसा भी क्वेश्चन हम करने वाले हैं यहाँ पर। सबसे पहली चीज़, वैल्यूएशन के अंदर यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं कि जब कोई भी गुड्स अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इंपोर्ट वैल्यूएशन एंड एक्सपोर्ट वैल्यूएशन दो चीज़ें होती है। एक्सपोर्ट वैल्यूएशन आपके एग्जाम में जनरली नहीं पूछा जाता है, इंपोर्ट वैल्यूएशन पूछा जाता है। तो हम यहाँ पे रिवीजन में इंपोर्ट वैल्यूएशन को ही कवर कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़, जब आप असेसेबल वैल्यू कैलकुलेट करोगे, असेसेबल वैल्यू सेक्शन 14 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की जाती है। जब आप असेसेबल वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपको याद रखना है, आपको क्वेश्चन में एक FOB दिया रहेगा, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, गिवन इन क्वेश्चन। और हो सकता है कई बार ये FOB नहीं भी दिया हुआ क्वेश्चन में, तो हमको जनरली निकालना पड़ेगा, बराबर है। तो कुछ ना कुछ प्राइस दी होगी, एक्सपेक्टरी प्राइस या कुछ अदर प्राइस दी होगी, वो प्राइस लिख लेने का। तो जो भी वैल्यू दी गई है वो अमाउंट हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमको FOB एज पर कस्टम सेट निकालनी पड़ेगी। FOB एज पर कस्टम सेट कैसे निकालोगे कि भाई अगर इसके अंदर कोई पोस्ट इंपोर्ट एक्टिविटी इंक्लूड है तो उसको माइनस करोगे। यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्सक्लूड पोस्ट इंपोर्ट एक्टिविटी। कोई ऐसा एक्सपेंडिचर जो पोस्ट इंपोर्ट एक्टिविटी से रिलेटेड हो, जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लीजिए यूँ बोल दे कि ये भाई साहब हैं USA के, इनसे मैंने गुड्स इंपोर्ट किया, इन्होंने मुझसे 20 लाख रुपीज़ लिए, जिसमें से 5 लाख रुपीज़ पोस्ट इंपोर्ट एक्टिविटी के कि मेरा माल जब मुंबई पहुंच जाएगा तो इनका कोई एजेंट है यहाँ पे मुंबई में, वो मेरा माल मेरी फैक्ट्री तक डिलीवर करवा देगा, उसके लिए 5 लाख रुपया इन्होंने लिया है। तो वो 5 लाख नहीं आएगा, क्योंकि असेसेबल वैल्यू में जब हमने माल खरीदा तब से लेकर के हमारे क्लियरिंग स्टेशन तक पहुंचने के खर्चे, पहुंचने तक के खर्चे, क्लियरिंग स्टेशन पे होने वाले नहीं, क्लियरिंग स्टेशन तक पहुंचने के जो एक्सपेंडिचर होते हैं सिर्फ वही ऐड किए जाते हैं, बराबर। उसके बाद की जो एक्टिविटी होती है वो ऐड नहीं होती कभी भी। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, जो आपके स्टेशन है क्लियरिंग स्टेशन, उसके बाद के खर्चे ऐड नहीं होंगे। तो FOB क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर पोस्ट इंपोर्ट एक्टिविटी उसमें ऐड है तो उसको एक्सक्लूड करके लिखना। उसके बाद में आपको ऐड करने पड़ेंगे इसमें रूल एंड सब रूल 1 ऑफ इंपोर्ट वैल्यूएशन रूल्स। उसके अकॉर्डिंग कुछ एक्टिविटीज, कुछ एक्सपेंडिचर दिए हुए हैं, वो एक्सपेंडिचर हम पढ़ेंगे, वो एक्सपेंडिचर ऐड करेंगे। वो सारे एक्सपेंडिचर ऐड करने के बाद में जो वैल्यू आएगी उसको बोलेंगे FOB एज पर कस्टम्स, एज पर कस्टम्स।
अभी FOB एज पर कस्टम्स आ गया। अब FOB एज पर कस्टम्स के बाद में हम इसके अंदर ऐड करेंगे ट्रांसपोर्टेशन। अब ये ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, इसमें ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से कहाँ तक का। अब ट्रांसपोर्टेशन अगर मान लो मैं USA से माल खरीद रहा हूँ और USA के पोर्ट तक, USA का ये पोर्ट है, यहाँ तक ये देखो ये ट्रक है, ये ट्रक माल लेकर के आ रहा है USA के पोर्ट तक। USA से ही मैंने माल खरीदा, USA की जो फैक्ट्री है, USA की फैक्ट्री से USA के पोर्ट तक ट्रक माल लेकर के आया। अब पोर्ट पे ये देखो शिप में लोड हो रहा है माल, बराबर है। तो लोडिंग चार्जेस और ये लोकल ट्रांसपोर्टेशन, ये सब FOB का पार्ट होगा। ये सब किसका पार्ट होगा? FOB का पार्ट होगा। क्योंकि FOB का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया कि पोर्ट तक के सारे खर्चे। ओके ना। अब हम बात कर रहे थे ट्रांसपोर्टेशन की। बेटा 2 मिनट, ट्रांसपोर्टेशन का मैं वापस से अच्छे से लिख करके समझाता हूँ। ट्रांसपोर्टेशन हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन जब हम यहाँ पे ऐड करेंगे बेटा, तो इसमें अभी मैंने बताया कि भाई US पोर्ट तक का ट्रांसपोर्टेशन तो आपके FOB का पार्ट हो गया। तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन आएगा वो क्या होगा? तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन आएगा बेटा, ट्रांसपोर्टेशन और आपके लोडिंग वो सब यहाँ पे आएंगे। कहाँ तक के? अप टू दी प्लेस ऑफ कस्टम स्टेशन, बराबर है, वहाँ तक है। मतलब एट द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन ही, अप टू द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन बोल सकते हैं, या तो अप टू द प्लेस ऑफ कस्टम स्टेशन या प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन। इसका मतलब एट द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन यहाँ पे कवर नहीं होगा। एट द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन का पार्ट यहाँ पे कवर नहीं होगा। तो ये क्या कहना चाहता, जरा एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं आपको। US पोर्ट से लेकर के इंडियन पोर्ट तक का ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे कवर होगा। और उसके बाद में वेसल्स अगर मान लीजिए प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन तक नहीं आए, दूर खड़ा है, ये देखो वेसल्स से ये दूर खड़ा है। अब इस वेसल्स में हम गुड्स जो है दूसरे छोटे छोटे स्टीमर में या छोटे छोटे वेसल्स में देखो अनलोड कर रहे हैं, बराबर है, अनलोड करके दूसरे वेसल्स में लोड कर रहे हैं। बड़े वेसल से अनलोड कर रहे हैं, दूसरे वेसल्स में लोड कर रहे हैं। तो ये लोडिंग चार्जेस वगैरह होंगे, बार्ज चार्जेस, डेमोरेज चार्जेस, ये जो होंगे ये भी ऐड होंगे। क्योंकि अभी तक प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन तक माल नहीं पहुंचा। प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन जो क्लियरिंग स्टेशन होता है वहाँ पर, जैसे ही वहाँ पर माल पहुँचेगा, अब वहाँ पर जो अनलोड हो रहा है गुड्स, वो वाले ऐड नहीं होंगे, यहाँ पर, बराबर है। दूसरा, इसके अंदर एक खास बात होती है कि अगर आपको ये दिया हुआ है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तब आपको वो ऐड करना है, बराबर है। बट ये कैसे होता है, ध्यान से सुनना। इसमें भी 2 पार्ट है। आपने इंपोर्ट क्या किया, बाई एयर इंपोर्ट किया या बाई वेसल्स इंपोर्ट किया। बाई एयर इंपोर्ट किया तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर गिवन इन क्वेश्चन, तब आपको 20% ऑफ FOB। अब ये FOB जो होगा वो ये वाला होगा बेटा, कस्टम्स वाला, और एक्चुअल विच एवर इज लेस उतना ऐड करना होगा। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, नॉट गिवन, तो सीधा सीधा 20% ऑफ FOB आ जाएगा। लेकिन अगर ये गुड्स बाय वेसल्स आप इंपोर्ट कर रहे हैं और एक्सपेंडिचर नहीं दिया हुआ तो 20% ऑफ FOB आएगा, दिया हुआ है तो एक्चुअल आएगा, गिवन इन क्वेश्चन तो एक्चुअल। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता क्या है, ये जब भी आप 20% ऑफ FOB लोगे ना, 20% ऑफ FOB, इसका मतलब क्या होता है, जिस कंट्री से मैंने माल खरीदा, मान लो इन भाई साहब से, ये भाई साहब USA के, इनसे मैंने माल खरीदा, इनकी फैक्ट्री है ये यहाँ पर, इनकी फैक्ट्री है यहाँ पर वॉशिंगटन में। तो वॉशिंगटन में इनकी फैक्ट्री से लेकर के इंडिया तक जो पहुँचा है गुड्स, इंडियन प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन तक पहुँचा है जो, वहाँ तक के सारे खर्चे 20% में कवर होते हैं। तो इसका मतलब याद रखना कि मान लो 20% आ रहा आपके 10,000, मान लो 10,000 आ रहा 20%, और यहाँ पे इस FOB में आपने 2,000 ऑलरेडी ऐड कर दिया था, जो फैक्ट्री से लेकर के, US की फैक्ट्री से लेकर के पोर्ट तक का था। तो यहाँ पे सिर्फ 8,000 ही लिखोगे आप, बराबर। क्योंकि 20% का मतलब ही होता है कि जिस कंट्री में आपने माल खरीदा, उस कंट्री में जिस फैक्ट्री से खरीदा, वहाँ से लेकर के इंडियन क्लियरिंग स्टेशन या प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन तक के खर्चे आ जाते हैं उस 20% में। तो जितना आप FOB में ऐड कर चुके हो उतना माइनस करके बाकी का आपको यहाँ पे ऐड करना होगा। ओके, ये चीज़ ध्यान में रखना बेटा। चलो, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन में करूँगा तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट फिर आता है
ऐड इसमें इंश्योरेंस करोगे आप। ये इंश्योरेंस चाहे इंडियन कंपनी को दिया हो या किसी भी कंपनी को दिया हो, ये इंश्योरेंस होता है फॉरेन कंट्री से माल खरीद करके इंडियन पोर्ट तक लाने का इंश्योरेंस। अब वो इंश्योरेंस जो है अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको तो वो एक्चुअल ही ले लो, और नहीं दिया हुआ है नॉट गिवन तो 1.125% ऑफ FOB। ये भी FOB नई वाली कस्टम्स, FOB एज पर कस्टम्स, उसका 1.125% लेना आपको। समझ में आया बेटा? ये और ये जब ऐड करोगे उसको बोलते हैं CIF वैल्यू या असेसेबल वैल्यू। पहले इसमें लोडिंग चार्जेस वगैरह ऐड होते थे जो प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन पे किए जाते थे एट द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन, वो अब ऐड नहीं होते हैं। तो बेटा अब हम यहाँ पे क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले मैं आपको रूल 10 के एक्सपेंडिचर बताऊंगा, उसके बाद में इसके 2-3 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। ओके ना, रूल 10 के अकॉर्डिंग जो एडिशन है जरा उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला कमीशन एंड ब्रोकरेज। कमीशन एंड ब्रोकरेज अगर क्वेश्चन में दिया हो तो हमेशा ऐड होगा, ये याद रखना। सिर्फ याद रखना बाइंग कमीशन ऐड नहीं होता। बाइंग कमीशन क्या होता है कि कभी भी आप कोई भी गुड्स बाई करते हैं तो उससे रिलेटेड अगर कोई भी कमीशन आपने पे किया बाइंग कमीशन, उसको ऐड नहीं करना आपके ट्रांजेक्शन में, वो कभी भी इंक्लूड नहीं होगा। तो बाइंग कमीशन आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, अगर क्वेश्चन में सिर्फ कमीशन लिखा है तो उसको बाइंग कमीशन मत मानना, ये गलती मत करना। बाइंग कमीशन जब तक लिखा हुआ ना रहे तब तक उसको बाइंग कमीशन कंसिडर मत करना। नॉर्मल कमीशन है तो ऐड कर दो, बाइंग कमीशन लिखा है तो ऐड नहीं होगा ट्रांजेक्शन वैल्यू में, ये याद रखना। तो वैल्यूएशन के टाइम पर रूल 10 के अकॉर्डिंग जो हम FOB में एक्सपेंडिचर ऐड करते हैं उसमें बाइंग कमीशन ऐड नहीं होगा, बाकी का कमीशन आप ऐड करोगे। कमीशन और ब्रोकरेज। कॉस्ट ऑफ कंटेनर अगर फॉरेन से मान लो कि ये कंटेनर में मेरा माल आ रहा है तो ये कंटेनर की कॉस्ट ऐड होगी या नहीं होगी? तो कंटेनर अगर नॉन रिटर्नेबल है तो इनडायरेक्टली कंटेनर भी इंपोर्ट हो गया और ये कंपोजिट सप्लाई हो गया। कंटेनर उस प्रिंस जो भी प्रोडक्ट में मंगवा रहा हूँ उसका एक पार्ट हो गया, बराबर है। तो ये नॉन रिटर्नेबल है तो ऐड होगा, और रिटर्नेबल है कि वापस माल इंडिया में उतार करके वापस कंटेनर चला जाएगा तो फिर ऐड नहीं होगा। तो रिटर्नेबल है तो नॉट एडिड, नॉन रिटर्नेबल है तो एडिड। पैकिंग चार्जेस हमेशा ऐड होंगे। मटेरियल टूल्स डाइज इफ सप्लाइड फ्रॉम इंडिया, मान लो मैं इंडिया का हूँ, ये भाई साहब जो USA के हैं, इन भाई साहब से मैं गुड्स इंपोर्ट करने वाला हूँ और मैंने इन भाई साहब को बोला भाई साहब आप बताओ कितने का माल दोगे? इन्होंने बोला महेश गौड़ सर 20 लाख का होगा। मैंने कहा 20 लाख बहुत ज़्यादा। बोले सर 6 to 7 लाख का तो रॉ मटेरियल हो जाएगा। मैंने कहा रॉ मटेरियल मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ। मैंने रॉ मटेरियल इनको भेजा तो इन्होंने बोला आप 13 लाख दे देना। तो उस 13 लाख में जो रॉ मटेरियल मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट भेजा उसकी पूरी वैल्यू ऐड की जाएगी 7 लाख और वैल्यू हो जाएगी वापस 20 लाख। तो वो वैल्यू ऐड की जाएगी अगर फ्री में मैंने इनको दिया। फ्री में नहीं दिया, कंसेशनल रेट पे दिया, 7 लाख का गुड्स मैंने इनको 2 लाख में दिया, तो जो कंसेशन दिया 5 लाख वो ऐड बैक किया जाएगा वापस से, वो वैल्यू में ऐड होगा। ओके, तो मटेरियल टूल्स एंड डाइज में ये केस आता है। डिजाइन डेवलपमेंट आर्ट वर्क, इसको बोलते हैं डड्डा, DDA डड्डा। डड्डा अगर फॉरेन में डेवलप हुए हैं तो ऐड होंगे, इंडिया में डेवलप हुए तो ऐड नहीं होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने कोई डिज़ाइन है, ये इंडिया का एक पर्सन है, मैंने इनको बोला भाई मुझे एक डिज़ाइन बना करके दो जो मेरे टेक्सटाइल प्रोडक्ट जो मैं इंपोर्ट करूँगा उन पर अटैच होगी। इन्होंने डिज़ाइन बनाया तो मैंने इनको GST पे किया, यहाँ पर इंडिया में वैल्यू पे की, उस पर GST पे किया। अब अगर ये वैल्यू वापस ऐड कर दी जाएगी वहाँ पर तो दिक्कत पता क्या होगी कि इंडिया में ये डड्डा डेवलप हुआ है, इसकी वैल्यू ऐड कर दी गई है, तो जब इंपोर्ट करूंगा तो वैल्यू जब निकाली जाएगी असेसेबल वैल्यू तो उस पर भी मुझे बेसिक कस्टम ड्यूटी, सोशल वेलफेयर सरचार्ज और IGST पे करना पड़ेगा। GST 2 बार लग रहा है उस वैल्यू पर। तो उन्होंने बोला डड्डा अगर इंडिया में डेवलप हुए हैं तो उसको ऐड नहीं किए जाएंगे वैल्यू में, लेकिन डड्डा अगर फॉरेन में डेवलप हुए हैं, फॉरेन कंट्री में आपने डिजाइन वगैरह बनवाई है तो फिर उसको वैल्यू में ऐड किया जाएगा। डन इन अब्रॉड एडिड, डन इन इंडिया नॉट एडिड। रॉयल्टी ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, इसमें एक ही लाइन याद रखना बेटा, रॉयल्टी तभी ऐड होगी जब मैं उस प्रोडक्ट को इंडिया में सेल करूंगा और उसका कुछ परसेंटेज दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा, ये जस्टिन बीबर की कुछ DVDs वगैरह मैं इंपोर्ट करता हूं, इंडिया में बेचता हूं, और जस्टिन बीबर को मैंने बोला मैं आपको 10 लाख रुपीज़ देता हूं सारी DVDs का, और जब ये इंडिया में बिकेगी तो मैं जो इसकी MRP है, MRP मान लो 1000 रुपीज़ है, बराबर है, उसका 20% जो है 200 रुपीज़ एक DVD का वो आपको मैं दूंगा, और मैं 1000 DVD लेकर के आया तो डिपार्टमेंट क्या करेगा, वो 2 लाख की रॉयल्टी सेलिंग का कुछ परसेंटेज दे रहा हूँ तो उसको ऐड कर देगा और 12 लाख वैल्यू मानी जाएगी। और ये डिपार्टमेंट को कैसे पता लगता है? अग्रीमेंट के थ्रू, अग्रीमेंट से पता लगता है, क्योंकि बिल ऑफ एंटर के साथ मैं बकरी फाइल करता हूँ, BAQRI, ब्रोकर्स नोट, अग्रीमेंट, कोटेशन, रिसर्च रिपोर्ट, इनवॉइस, ये फाइल करने पड़ते हैं तो इस अग्रीमेंट के थ्रू उनको पता लग जाता है, तो ये ऐड किया जाता है, बराबर है। तो रॉयल्टी कब ऐड होगी? जब सेलिंग का कुछ परसेंटेज एज ए रॉयल्टी दिया जा रहा है तो। ओके ना,
एनी पार्ट ऑफ सब्सिक्वेंट सेल। अब रॉयल्टी वगैरह डीवीडी के केस में, बुक के केस में, इन कॉपीराइट वाले कंटेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वाले से रिलेटेड सर्विसेज में आ सकते हैं। बट मान लीजिए मैं ये प्रोडक्ट इंपोर्ट करके लेके आया यूएसए से, ये प्रोडक्ट इंपोर्ट करके मैं लेकर के आ रहा हूँ। अब ये प्रोडक्ट जो है इसके लिए मैंने 20 लाख रुपीज़ पे किया और ये प्रोडक्ट मैं इंडिया में बेचूंगा। तो मेरी एक डील हुई है इन भाई साहब से जो यूएसए के हैं, इनसे मेरी डील हुई है कि ये प्रोडक्ट जब मैं इंडिया में बेचूंगा तो उसका 20% आपको और दूंगा मैं। तो वो जो 20% है वो भी एडबैक किया जाएगा, भले वो रॉयल्टी की फॉर्म में नहीं है। रॉयल्टी तो डीवीडी वगैरह के लिए होता है। तो सब्सिक्वेंट सेल्स का भी अगर कोई पार्ट में दे रहा हूँ तो वो भी एडबैक किया जाएगा। एनी पेमेंट मेड बाय इंपोर्टर ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर, इनकी कोई लाइबिलिटी है इंडिया में या कहीं पे भी, इनकी कोई लाइबिलिटी, वो लाइबिलिटी मैं बेयर कर लेता हूँ, जिसकी वजह से मेरे प्रोडक्ट की वैल्यू कम कर देंगे, तो वो लाइबिलिटी वापस एडबैक की जाएगी। बराबर, ये तो जीएसटी के अंदर भी है आपके। बराबर है। इंस्पेक्शन चार्जेस हमेशा ऐड होते हैं। बराबर है। बट यहाँ पे लिखा है इंस्पेक्शन चार्जेस कब ऐड होंगे, जब मैं बोलूँगा कि इंस्पेक्शन करवाया जाए तो ऐड किए जाएंगे। बट बेटा मैं बोलूँगा तब तो ऐड होंगे ही होंगे, और इन्होंने खुद ने इंस्पेक्शन करवाया तो ये अपनी कॉस्ट में वैसे ही ऐड कर देते हैं इसको। बराबर है। ओके, चलो कंपल्सरी एडिशन में आपके ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग, अनलोडिंग एंड हैंडलिंग चार्जेस आ जाता है बेटा। बराबर है। और इंश्योरेंस चार्जेस आ जाता है, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है। अभी हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे। बराबर है। तो 2-3 एग्जाम्पल लेंगे जिसमें पूरा कॉन्सेप्ट हमारे को समझ में आ जाएगा। जैसे पहला एग्जाम्पल, पहली प्रॉब्लम यही ले लेता हूँ मैं। ये बोलते हैं XY लिमिटेड इंपोर्टेड ए मशीन एट ए इनवॉइस प्राइस 17 lakhs। 17 lakhs इनवॉइस प्राइस है, मतलब FOB वैल्यू नहीं दी इन्होंने क्वेश्चन में। दिस सम इंक्लूड्स ₹2 lakhs एट्रीब्यूटेबल टू पोस्ट इंपोर्ट एक्टिविटीज टू बी कैरिड आउट बाय द सेलर्स। मतलब 17 lakhs में 2 lakhs पोस्ट इंपोर्ट एक्टिविटीज के भी इंक्लूड किए हुए हैं। XY लिमिटेड हैड सप्लाइड रॉ मटेरियल वर्थ ₹5 lakhs टू द सेलर फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द सेड मशीन। The goods were imported by vessels and actual cost of transportation is 80,000। ये क्या बोल रहे हैं कि भाई रॉ मटेरियल भी मैंने यहाँ से भेजा था उनको। बराबर, मान लो मैं XY लिमिटेड हूँ, मैंने 5 लाख का रॉ मटेरियल भी भेजा था उनको, तो रॉ मटेरियल ऐड होगा। बराबर है। और पोस्ट इंपोर्ट एक्टिविटीज़ के जो एक्सपेंडिचर होंगे वो माइनस होंगे ना। नेक्स्ट आते हैं 80,000 जो है वो एक्चुअल कॉस्ट है बाई वेसल्स। मेरा गुड्स आया, मान लेते हैं यूएसए से इंपोर्ट किया, ये यूएसए से इंडियन पोर्ट पे वेसल्स आ रहा, तो जो फ्रेट है ना, फ्रेट वो 80,000 पे हुआ, वो 80,000 ऐड होगा, ट्रांसपोर्टेशन है ये। एंड ऑल्सो पेड डेमरेज चार्जेस 5,000 एंड लाइटरेज एंड बार्ज चार्जेस ₹15,000। अब इधर देखो, ये जो है वेसल्स इंडिया में पहुंचने के बाद दूसरे वेसल्स में ये एस्टिमेट्स में गुड्स को लोड किया गया। बराबर है। बड़े वेसल्स से अनलोड करके दूसरे वेसल्स में लोड किया गया ताकि क्लियरिंग स्टेशन तक या प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन तक लाया जा सके उसको। तो अब ये जो डेमरेज चार्जेस लगे, वेटिंग चार्जेस या ये बार्ज चार्जेस लगे पोर्ट पे, ये एट दी प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन होगा तब भी ऐड होगा। एट दी प्लेस ऑफ, सॉरी एट दी नहीं, एट दी पोर्ट होगा तब भी इंक्लूड होगा, क्योंकि ये एट दी प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन नहीं है, ये पोर्ट पे हो रहा है, बट एट द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन पे नहीं हो रहा, इनको ऐड किया जाएगा। तो क्वेश्चन में अगर ये दे देना डेमरेज चार्जेस, लाइटरेज चार्जेस, बार चार्जेस एट द पोर्ट, एक्सपेंडिचर का हुआ एट द पोर्ट, तब भी ऐड कर देना, क्योंकि एट द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन नहीं है वो। प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन तक तो ये स्टीमर लेकर के आएंगे फिर गुड्स, तो ये भी आपका ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट हो जाएगा। ओके, चलो ये भी। The importer is also paid 25,000 transportation of goods from port of entry to inland container depot। अब पोर्ट से लेकर के इंलैंड कंटेनर डेपो, ये पोस्ट इंपोर्ट एक्टिविटी का पार्ट हो गया, ये ऐड नहीं होगा। बराबर, इग्नोर। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस दे रखी 50,000। ओके, आ जाओ, हमारे पास में FOB नहीं है, कोई बात नहीं, इनवॉइस प्राइस तो है। इनवॉइस प्राइस कितना, 17 lakhs लेस पोस्ट इंपोर्ट एक्टिविटी, $2 lakhs, यह आ जाएगा 15 lakhs। एड मटेरियल जो दिया, जो रूल 10 के एक्सपेंडिचर, रूल 10(1) जो दिया है क्वेश्चन में तो ही ऐड करना, कंपलसरी वाले नहीं है। बराबर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके, मटेरियल सप्लाई क्या, फ्री ऑफ कॉस्ट, तो 5 लाख। कुछ नहीं दिया है तो हम प्रिज्यूम कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट किया है। तो FOB एज पर कस्टम्स कितनी आ गई, 20 lakhs। अब इसके अंदर ऐड ट्रांसपोर्टेशन अप टू द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन लेना है, तो इसमें बाय वेसल सारा गुड्स, तो हमारा जो फ्रेट है
फ्रेट का यूएस पोर्ट से लेकर के इंडियन पोर्ट तक आया, उसका 80,000। दूसरा बार चार्जेस एंड डेमोरेज दोनों मिलाकर के 15,000 एंड 5,000, दो है ना, 15,000 एंड 5,000। बार चार्जेस डेमोरेज चार्जेस 5,000, टोटल इनका कितना आ जाएगा 1 लाख। हाँ आगे आ जाओ। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस एक्चुअल दिया हुआ तो एक्चुअल एज इट इज ऐड करेंगे, नहीं दिया होता तो 1.125% ऑफ FOBS पर कस्टम्स लेते हैं। 21,50,000 आपका असेसेबल वैल्यू या CIF वैल्यू हो जाएगा। ओके, समझ में आया होगा आपको। चलो एक और प्रॉब्लम लेते हैं, यहाँ पे आ जाओ। कंप्यूट द असेसेबल वैल्यू फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। FOB वैल्यू ऑफ मशीन, मशीन की FOB वैल्यू डॉलर में दी गई 10,000। एयर फ्रेट, लोडिंग अनलोडिंग एंड हैंडलिंग चार्जेस एसोसिएटेड विद द डिलीवरी ऑफ द इंपोर्टेशन गुड्स टू द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन। अब ये प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन तक का फ्रेट वगैरह दिया हुआ है, $2,500, डॉलर लोडिंग अनलोडिंग फ्रेट वगैरह वो सब। कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस दिया हुआ $500, अनलोडिंग एंड हैंडलिंग चार्ज एट द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन है, ये नहीं आएगा, एट द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन नहीं आएगा। हाँ अगर ये एट द पोर्ट लिखा होता और डेमरेज चार्जेस वगैरह लिखा होता तो ये आ सकता था। एक्सचेंज रेट आपको दिए 65 रुपीज़, नहीं दिया हुआ अगर एक्सचेंज रेट तो आप कैसे निकालोगे। तो फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट क्या होती है जनरली आपके, अगर क्वेश्चन में नहीं दी हुई होती तो आप लेते CBIC की रेट, किस दिन की, वो भी डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री। बिल ऑफ एंट्री जिस दिन आपने फाइल किया उस दिन की रेट। ओके चलो आ जाओ जरा करते हैं। FOB आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है $10,000, डॉलर में दिया तो डॉलर में चलने दो जब तक चल सकता है। उसके अलावा कुछ और एक्सपेंडिचर दिया आपको, खाली ये 2 ही एक्सपेंडिचर दिए हैं और तो कुछ भी नहीं दिया, एक्सचेंज रेट दी हुई है, ठीक है। फ्रेट, अब क्वेश्चन एक ही आया किससे, वेसल्स के थ्रू आया या बाई एयर आया, तो बोला एयर फ्रेट है। अब रूल 10 के तो कोई एक्सपेंडिचर है नहीं, वेट पहले आपको फॉर्मेट से भटको नहीं, मैं वैसे ही कर देता हूँ। रूल 10 के एक्सपेंडिचर इसमें आपके कुछ है, 10(1) के कुछ भी नहीं है, तो FOB एज पर कस्टम्स भी यही हो जाएगी। यहाँ पे देखना ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन जब आप ऐड करोगे तो $2,500 है, तो बाई एयर आया ये, तो कंपैरिजन करोगे आप $2,500 और 20% ऑफ FOB $10,000, विच एवर इज लेस वो लिया जाएगा। तो यहाँ पे $2,000 आएगा क्योंकि 10,000 का 20% बराबर है। फिर इंश्योरेंस आपको दिया हुआ है, इंश्योरेंस एक्चुअल दिया हुआ है, एक्चुअल ले लो $500, टोटल कितना हो गया $12,500। ये तो फॉरेन करेंसी में इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर देता है, CIF इन फॉरेन करेंसी। नाउ असेसेबल वैल्यू इन इंडियन रुपीज़ कितना हो जाएगा, $12,500 मल्टीप्लाई बाई क्या रेट थी 65, कितना आता है 812,500। समझ में आया बेटा, कोई डाउट? कोई डाउट बेटा ना? अब आ जाओ इधर, एक और प्रॉब्लम ले रहे हैं। FOB वैल्यू ऑफ मशीन नॉट असर्टेनेबल। FOB वैल्यू आपको क्वेश्चन में नहीं दी गई है। FOB वैल्यू ऑफ मशीन एंड एयर फ्रेट, लोडिंग अनलोडिंग एंड हैंडलिंग चार्जेस एसोसिएटेड विद द डिलीवरी ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स टू द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन $15,000। देखो इंटरेस्टिंग चीज़, इन्होंने क्या कि आपको ट्रांसपोर्टेशन और FOB दोनों एक साथ दे दी। ये कैसे होता है, एग्जांपल सुनना प्रैक्टिकल लाइफ में। ये जो है भाई साहब, इनसे मैंने गुड्स खरीदा, इन्होंने मुझे बोला महेश गुड सर आप $15,000 मुझे पे कर दो। मैंने कहा सर $15,000 तो मैं पे कर दूंगा, बट ये तो बहुत महंगा है। बोले टेंशन ना लो, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट मैं बेयर करूँगा। तो एक्चुअल ट्रांसपोर्टेशन क्या हुआ या ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कितनी मुझे नहीं मालूम, FOB भी मुझे नहीं मालूम, क्योंकि FOB जो क्वेश्चन में दी गई है वो FOB इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन है पूरी की पूरी। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, FOB इंक्लूडिंग
ट्रांसपोर्टेशन क्वेश्चन में सबसे पहले $15,000। अब आपको एड सिर्फ इंश्योरेंस करना है और इंश्योरेंस आपको क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है और एफओबी अलग से दिया हुआ नहीं है। एफओबी अगर अलग से दिया होता तो आप एफओबी माइनस कर देते तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी आपको अलग से मालूम हो जाती, बट एफओबी दिया हुआ नहीं है और इंश्योरेंस जब नहीं दिया हुआ होता हम लेते 1.125% ऑफ एफओबी, और यहाँ पे एफओबी तो है ही नहीं। तब क्या करोगे? तब गवर्नमेंट ने बोला भाई गलती किसकी है? इम्पोर्टर की। क्यों नहीं बाइफरकेट करके लेकर के आया? क्यों हमको डिटेल नहीं दे रहा है ये एफओबी की? क्यों एक्चुअल ट्रांसपोर्टेशन हमको नहीं बताया जा रहा है? हम क्या करेंगे, इसी को पूरा एफओबी मानेंगे और सीधा सीधा उस केस में $15,000, भले इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्लूड है, फिर भी 1.125% का 1.125% ले लेंगे सीधा 15,000 का। आपकी असेसेबल वैल्यू या CIF वैल्यू $15,168.75 होगा। ओके, अनलोडिंग एंड हैंडलिंग चार्ज एट द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन है, ये नहीं आएगा। एक्सचेंज रेट 65, यस। इंडियन रुपीस में कितना हो जाएगा? $15,168.75 मल्टीप्लाई बाई 65, रुपीज़ में 985969 अप्रॉक्स। प्रॉब्लम 4 जो है ये भी एक प्रॉब्लम है, इसको भी एक बार हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं। ये आपके 2019 में भी आई हुई है, नवंबर 12 में भी आई हुई है। एफओबी वैल्यू दे रखी है मशीन की 8000 यूके पाउंड, फ्रेट दिया हुआ 2500 यूके पाउंड जो बाई एयर है। डड्डा है जो कहाँ डेवलप है? यूके में, तो ये भी ऐड होंगे 500 यूके पाउंड। कमीशन पेबल टू लोकल एजेंट, लोकल एजेंट को जो कमीशन दिया गया वो भी आया 2% एफओबी इन इंडियन रुपीज़। अब ये जो है ये एफओबी कौन सा? कमीशन हमेशा इस एफओबी पे दिया जाता है, एज पर कस्टम्स पे नहीं। क्यों? क्योंकि जब डील होती है तब ब्रोकर को क्या मालूम है कि एज पर कस्टम्स एफओबी क्या नहीं निकलेगी, तो वो तो इसी एफओबी का कमीशन लेता है हमेशा। डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री दे दी गई है, उस दिन की रेट दे दी गई है, डेट ऑफ अराइवल ऑफ एयरक्राफ्ट दे दिया गया, IGST कितना है, इंश्योरेंस कितना। तो ड्यूटी आप कैलकुलेट करना, वैल्यू निकालना मैं सिखा देता हूँ यहाँ पर। इस क्वेश्चन के अंदर हम वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहली चीज़ एफओबी जो क्वेश्चन में दी हुई है वो कितना है? पाउंड है, 8000 पाउंड है, 8000 पाउंड ना। अब इसमें रूल 10 के अकॉर्डिंग जो एक्सपेंडिचर क्वेश्चन में दिए हैं वो ऐड करें 10(1) के अकॉर्डिंग। तो इसमें तो डड्डा दिया हुआ यूके में डेवलप हुआ वो ऐड होगा, एक कमीशन दिया हुआ है वो ऐड होगा। ये दो चीज़ें आपको ऐड करनी पड़ेगी। बट कमीशन इंडियन रुपीज़ में दिया हुआ तो हम एक काम कर सकते हैं, इसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ पर अभी से। तो पहले मैं ये वाला काम कर देता हूँ, डड्डा ऐड कर देता हूँ। डड्डा है 500 यूके पाउंड, और इसको अगर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करूँ मैं एफओबी को, चलो वो नीचे ही कर लेंगे, पाउंड 8500। अब इसमें कमीशन भी ऐड करूँगा, कमीशन इंडियन रुपीज़ में दिया हुआ है पाउंड 8000, उसका कितना परसेंट? 2%। एक्सचेंज रेट कौन सी लेंगे? तो एक्सचेंज रेट मैंने क्या बोला? CBIC की लेंगे जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हो। तो डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री ये है, इस दिन CBIC की रेट क्या है? 100 रुपीज़ यूके पाउंड मल्टीप्लाई बाई 100 रुपीज़ बराबर है। इधर इसको भी इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं अपन। पाउंड 8500 मल्टीप्लाई बाई 100, 8,50,000 बराबर है 8,50,000। इधर कमीशन ऐड कर दो, कमीशन कितना आ गया आपके? 8000 का 2% 160 मल्टीप्लाई बाई 100, 16,000। तो एफओबी एज पर कस्टम्स कितना आ जाएगा? $8,66,000। नाउ नेक्स्ट आते हैं आपके
एयर फ्रेट क्वेश्चन में दिया हुआ है 2500 यूके पाउंड। एयर फ्रेट आ जाओ पहले, तो पाउंड 2500 यूके पाउंड है, मल्टीप्लाई बाई 100 रुपया, तो इंडियन करेंसी में कितना हो गया 2,50,000 और 20% ऑफ FOB 866,000, ये कितना आएगा 173,200, विच एवर इज लेस 173,200। एड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है तब तो ठीक है, दिया हुआ है डिटेल्स नॉट अवेलेबल, पे तो क्या बट डिटेल्स नहीं है, तो इंश्योरेंस आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, तो 1.125% ऑफ 866,000 974.5 173,200 plus 866,000 104,894.25 सॉरी। ना कहाँ गया वैल्यू, ड्यूटी वगैरह फिर आप कैलकुलेट कर लेना बेटा। एक और प्रॉब्लम है, बड़ा प्यारा है, वो भी समझो। कंप्यूटेशन ऑफ असेसेबल वैल्यू बराबर है प्रोडक्ट जेड वॉज इम्पोर्टेड बाई मिस्टर एक्स। ये प्रॉब्लम उसका जो मैंने बोला ना कि 20% को अगर आप वैल्यू मानोगे, 20% जब भी लोगे, तो उस वक्त याद रखना कि अगर क्वेश्चन में दिया गया है कि फॉरेन कंट्री की फैक्ट्री से लेकर के पोर्ट तक के एक्सपेंडिचर, तो उनको एक्सक्लूड करके फिर लिखना, क्योंकि वो FOB में ऑलरेडी ऐड रहते हैं, बराबर है वो चीज़। तो यहाँ पे हम नहीं कर पाए थे 20% में से माइनस, क्योंकि उसका रीज़न कि आपको क्वेश्चन में अलग से दिया हुआ ही नहीं है कि फॉरेन कंट्री की फैक्ट्री से लेकर के फॉरेन कंट्री के पोर्ट तक या वेसल्स में चढ़ाने तक के खर्चे कितने हैं, बट ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे है, तो यहाँ पे आ जाओ। नाउ प्रोडक्ट जेड वॉज इम्पोर्टेड बाय मिस्टर एक्स, मैं मिस्टर एक्स हूँ, बाई एयर मैंने प्रोडक्ट जेड इम्पोर्ट किया है, एक्सपोर्टर्स की फैक्ट्री पे मुझे वो $8,500 में मिला। फ्रेट फ्रॉम फैक्ट्री टू एक्सपोर्टर, ये देखो ये फॉरेन कंट्री के एक्सपोर्टर, इनसे मैंने खरीदा 8,500 में, जो इनकी एक्स फैक्ट्री प्राइस है। अब यहाँ पे इनकी फैक्ट्री से लेकर के ये जो पोर्ट है USA का, उस पोर्ट तक के लिए जो लोड पोर्ट है उसके लिए मुझे फ्रेट पे करना पड़ा $250, और यहाँ पे फिर लोड किया वेसल्स में, देखो गुड्स यहाँ के वेसल्स में लोड हो रहा है, उसके लिए $250 और देना पड़ा मुझे। तो मेरा FOB जो है FOB वो कितना हो जाएगा $9,000 सॉरी, तीनों की टोटल। फिर आ रहा फ्रेट फ्रॉम लोड पोर्ट टू एयरपोर्ट ऑफ इंपोर्टेशन इन इंडिया, तो इधर देखो ये जो है लोड पोर्ट मतलब ये बाई एयर आ रहा है, बाई एयर आ रहा है, बाई वेसल्स नहीं आ रहा है यहाँ पर, तो वेसल्स जो है उसमें लोड नहीं, बाई एयर, एयर में जो लोड किया उसके एक्सपेंडिचर थी ये 250, याद रखना। अब यहाँ पे देखो ये इंडिया आ रहा है, तो उसका फ्रेट उन्होंने लिया कहाँ से, पोर्ट से लेकर के इंडियन पोर्ट तक पहुँचने का 4,500। इंश्योरेंस चार्जेज है आपके 2,000 बराबर है। थ्रू आउट द एयरक्राफ्ट सॉरी थ्रू द एयरक्राफ्ट अराइव्ड ऑन 22 August 2020, the bill of entry home consumption was presented by Mr. X on 20th August 2020. The other details furnished by Mr. X are okay, तो मतलब एंट्री इनवर्ड ग्रांटेड तो हो जाएगा आपके 22, और ये है बिल ऑफ एंट्री फाइल करने की डेट, बिल ऑफ एंट्री BOE। ना रेट ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी और रेट ऑफ फॉरेन करेंसी एक्सचेंज, तो बिल ऑफ एंट्री जिस दिन फाइल किया उस दिन CBIC की रेट लेंगे, और बिल ऑफ एंट्री 20 अगस्त को फाइल किया उस दिन CBIC की रेट क्या थी 60 रुपीज़, तो एक्सचेंज रेट होगी आपकी 60। चलो ठीक है, आ जाओ करते हैं। सबसे पहले चीज़ एक्स फैक्ट्री प्राइस $8,500, फिर ऐड करेंगे इसमें हम क्या, लोकल ट्रांसपोर्टेशन जो लोड पोर्ट तक का था, ये लोकल मतलब USA के लिए जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन है, सॉरी ट्रांसपोर्टेशन एंड लोडिंग चार्जेस 250 टोटल $8,500, $9,000 आ गया आपके FOB एज पर कस्टम्स।
इसके अंदर अब आपको ऐड करना है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन बाई एयर है, क्वेश्चन में कितना दिया आपके 4500, बट ये 4500 लोड एयरपोर्ट से लेकर के इंडियन पोर्ट तक का। तो ट्रांसपोर्टेशन बाई एयर अगर एक्चुअल में देखूं तो एक्चुअल कितना हो गया $4500 प्लस 500, ये वाले 500 भी ना, ये वाला क्यों, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन तो पूरा ही आएगा भाई, फॉरेन कंट्री की जो फैक्ट्री वहाँ से लेकर के इंडिया तक लाने का। तो एक्चुअल ट्रांसपोर्टेशन टोटल आपका $5000 है, उसमें से 500 ऑलरेडी ऐड कर चुके हो आप ऊपर, तो उसको हम नीचे ऐड नहीं करेंगे, खाली 4500 ऐड करेंगे। बट इसको कंपेयर कर रहे हैं अभी हम 20% ऑफ FOB, वो कितना आएगा 20% $1800, विच एवर इज लेस। अब इधर देखना बेटा, फाइनल आया $1800, बट ये $500 ऑलरेडी ऐड किए हुए हैं। तो मैंने बोला ना जो भी 20% ऑफ FOB आएगा उसका मतलब भी क्या होगा, फॉरेन कंट्री में ये एक्सपोर्टर की जो फैक्ट्री थी उस फैक्ट्री से लेकर के इंडियन प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन तक के खर्चे आ जाएंगे, प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन तक के। तो उसमें 500 ऑलरेडी FOB में ऐड है तो वो माइनस होगा, यही मैं समझाना चाह रहा था उसको जब फॉर्मेट बता रहा था। यहाँ पे सिर्फ $1300 आएगा, बराबर है। तो ये सॉरी अभी इंश्योरेंस भी ऐड करना है ना, इंश्योरेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, दिया हुआ है $2000, टोटल CIF वैल्यू कितना हो गया, या असेसेबल वैल्यू 9000 प्लस 1300 प्लस 2000 $12,300। इंडियन रुपीज़ में कितना होगा, कन्वर्ट कर देंगे, रेट निकाली थी हमने 60 रुपीज़ पर $, 738,000 असेसेबल वैल्यू इन इंडियन रुपीज़। ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा आता है बेटा आजकल, बराबर है। ड्यूटी वगैरह सब आप कैलकुलेट कर लेना बेटा ना। अब यहाँ पे एक और चीज़ मुझे आपको समझानी है, जैसे क्वेश्चन अपन अभी ये किया था, ये वाला, इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा था कि FOB इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन है, FOB इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन था। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि FOB इंक्लूडिंग इंश्योरेंस हो, मान लो $15,000 ये दे दिया, FOB इंक्लूडिंग इंश्योरेंस प्लस इंश्योरेंस दोनों का एक साथ ही दे दिया अमाउंट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपको नहीं दी जाएगी, तो आपको 20% फिर एज इट इज़ इसी का ले लेना, भले इसमें इंश्योरेंस ऐड किया हुआ, बराबर है। और फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो बेटा ये आपके वैल्यूएशन निकालने के तरीके थे। अब इनके रूल्स जो अभी हमारे बाकी हैं, अभी हम आगे कंटिन्यू करेंगे रूल्स। अब इंपोर्ट वैल्यूएशन रूल्स में आते हैं। वैल्यूएशन रूल में रूल नंबर 3 क्या बोलता है, ट्रांजैक्शन वैल्यू एज वैल्यू। जो अभी तक हमने पढ़ा है कि हम पर्टिकुलर पर्सन जो ये भाई साहब इनसे मैंने माल खरीदा, तो जिस वैल्यू पे खरीदा उसी को हम वैल्यू कंसिडर करेंगे और उसी के हिसाब से आगे वैल्यूएशन होगा। उसमें हम जो रूल 10 के एक्सपेंडिचर वगैरह वो सब ऐड करते हैं और हम असेसेबल वैल्यू निकालते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि उस वैल्यू को वैल्यू कब माना जाएगा। बोले उस वैल्यू को वैल्यू तब माना जाएगा ट्रांजैक्शन वैल्यू इज एक्सेप्टेबल एज असेसेबल वैल्यू प्रोवाइडेड द बायर इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी लिमिटेशन। अगर मैं इंपोर्टर हूँ और मेरे पे कुछ लिमिटेशंस डाल दी, बराबर, किसने, इन भाई साहब ने, जिनसे मैं माल खरीद रहा हूँ, इन्होंने मेरे पे कुछ लिमिटेशंस डाल दी, बराबर है। तो उस केस के अंदर वैल्यू को फिर असेसेबल वैल्यू नहीं माना जाएगा, क्योंकि वहाँ पर फिर प्राइस में मैनिपुलेशन होने के पूरे चांस है। तो वहाँ पे फिर रूल नंबर 4 से लेकर के रूल नंबर जो है 9 तक के वैल्यूएशन रूल्स लगाए जाएंगे, बराबर है। लेकिन हाँ, कुछ केसेस में लिमिटेशंस अलाउ है। क्या क्या लिमिटेशंस अलाउ है, जैसे रिक्वायर्ड अंडर इंडियन लॉ और पब्लिक अथॉरिटी इन इंडिया। इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग कोई लिमिटेशंस लगानी पड़ रही है तो वो चलेगा। या लिमिट द जोग्राफिकल एरिया इन विच द गुड्स में बी रिसोल्ड। जोग्राफिकल एरिया के बेस पर लिमिटेशन लगाई जा सकती है कि जैसे ये मुझे बोल सकते हैं, देखो महेश गुड, हम आपको ये प्रोडक्ट तो दे रहे हैं, बट ये प्रोडक्ट जो है आप राजस्थान में नहीं बेचोगे क्योंकि वहाँ पे हमने किसी और को फ्रेंचाइजी दे रखी है, तो ये लिमिटेशन चलेगी, बराबर है। डू नॉट सब्सटेंशियली अफेक्ट द वैल्यू ऑफ गुड्स, या कुछ ऐसी लिमिटेशंस नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से इन्होंने वैल्यू कम कर दी मेरी। इन्होंने मुझे बोला महेश गुड सर हम 20 लाख का प्रोडक्ट है हमारा,
हम आपके लिए 12x लगा देंगे, बट आपके ऊपर कुछ लिमिटेशंस होगी। अगर कुछ ऐसी लिमिटेशंस रखी है मेरे ऊपर बराबर उस गुड्स के यूज़ को लेकर के बराबर, तो उस केस के अंदर रूल 4, 5, 6, 7, 8, 9 लगना शुरू हो जाएंगे। ओके। दूसरा, देयर इज नो कंडीशन फॉर रीसेल। रीसेल की भी कोई कंडीशन जो है वो मुझ पर नहीं होनी चाहिए कि इसको बेचोगे इसको नहीं बेचोगे। अगर ऐसी कोई कंडीशन लगाइए तो वैल्यू को असेसेबल वैल्यू नहीं मानेंगे। एंड द सेलर इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर एनी पार्ट ऑफ द सेल प्रोसेस इन रीसेल, बराबर है। अब यहाँ पर ये क्या बोलना चाहता है, ध्यान से सुनना। इन शॉर्ट अगर पूरा लेमन लैंग्वेज में मैं बोलूँ, अगर जो वैल्यू मैंने डिक्लेयर की वो इम्प्रॉपर है बराबर, या मैं फ्री में लेकर के आया हूँ गुड्स बराबर है, या मेरे ऊपर कुछ लिमिटेशंस है या कंडीशंस गुड्स के यूज़ को लेकर के या रीसेल को लेकर के, तो ये जो प्रोविजंस है इन सब में फिर रूल 3 नहीं लगेगा, सीधा क्या लगेगा, रूल 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये सीक्वेंस में लगते हैं। 4 नहीं लगेगा तो 5 लगेगा। अब इसमें भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ याद रखना, अगर आपने रिलेटेड पार्टी से खरीदा और प्राइस आइडेंटिकल गुड्स या सिमिलर गुड्स के क्लोज नहीं है, तब भी रूल लग जाएंगे 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इधर देखो, अगर आप रिलेटेड पार्टी से खरीदते हैं तब भी वैल्यू को वैल्यू माना जाएगा। जब कोई भी गुड्स आप ये मेरी रिलेटेड पार्टी, मैंने इनसे इंपोर्ट किया। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, जो वैल्यू इन्होंने मुझसे चार्ज की है वो वैल्यू आइडेंटिकल गुड्स और सिमिलर गुड्स के क्लोज है, तब जो ट्रांजैक्शन वैल्यू हमारे बीच में उसको वैल्यू माना जा सकता है। लेकिन वो क्लोज नहीं है तो फिर रूल लगेंगे, रूल 4, 5, 6, 7, 8 लगाए जा सकते हैं। ओके ना। रूल नंबर 4 क्या बोलता है, वैल्यूएशन एज पर द आइडेंटिकल गुड्स। आइडेंटिकल गुड्स और सिमिलर गुड्स दो गुड्स होते हैं। ये क्या होता है, इनका मीनिंग समझना बेटा। आइडेंटिकल गुड्स किसको बोलते हैं, सिमिलर गुड्स किसको बोलते हैं। आइडेंटिकल गुड्स जो होते हैं वो उसी कंट्री में मैन्युफैक्चर होते हैं जिस कंट्री से मैंने माल खरीदा। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ये यूएसए से मैं कैलकुलेटर इंपोर्ट करता हूँ। यूएसए में ये मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स से मैंने कैलकुलेटर या लैपटॉप ले लेते हैं, लैपटॉप मैंने इंपोर्ट किया बराबर है इनसे, और ये मेरी रिलेटेड पार्टी है। तो डिपार्टमेंट ने बोला कि महेश को ट्रांजेक्शन वैल्यू को वैल्यू नहीं मानेंगे हम, क्योंकि प्राइस जो तुमने पे की रिलेटेड पार्टी को वो आइडेंटिकल गुड्स या सिमिलर गुड्स के क्लोज नहीं है। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पर आप हमारे को इस जगह पे बेटर चीज़ यही रहेगी कि रूल 4 लगाने दे। मैंने कहा ठीक है लगा लो रूल 4। बोले रूल 4 आइडेंटिकल गुड्स के अकॉर्डिंग वैल्यूएशन होगा। मैंने कहा आइडेंटिकल गुड्स क्या होता है, बोले आप यूएसए से माल लेकर के आए। मैंने कहा बोले यूएसए से ऐसा ही माल कोई और लेकर के आया अगर, उसकी वैल्यू को वैल्यू मान लेंगे। मैंने कहा ऐसा ही माल मतलब सेम मैन्युफैक्चरर होना चाहिए। बोले सेम मैन्युफैक्चर होना जरूर नहीं है, कोई दूसरा मैन्युफैक्चर भी हो सकता है यूएसए का, बट यूएसए का ही होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, सेम रेपुटेशन का होना चाहिए, फिजिकल अपीयरेंस मिलता जुलता होना चाहिए, और सेम रेपुटेशन का होना चाहिए। ब्रांडिंग वगैरह जो होती है सेम लेवल की होनी चाहिए उनकी, बराबर है। तो उसको आइडेंटिकल गुड्स बोलते हैं। मैंने कहा अगर मान लो सेम रेपुटेशन का नहीं है तो क्या करोगे, बोले तब भी सेम कंट्री में अगर मैन्युफैक्चर हुआ, सेम रेपुटेशन का नहीं बट सेम फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, तो हम उसको सिमिलर गुड्स मान लेंगे और उसको बोलते हैं सिमिलर गुड्स, और उसके अकॉर्डिंग वैल्यूएशन करेंगे। बट याद रखना आइडेंटिकल गुड्स सिमिलर गुड्स के लिए कंट्री सेम होनी जरूरी है, कि मेरा जो गुड्स आया वो कंट्री और जिसका गुड्स कंपेयर किया जाएगा, जिसके गुड्स की वैल्यू कंपेयर होगी मेरी वैल्यू के साथ में, बराबर है, तो उसका गुड्स भी उसी कंट्री से इंपोर्ट हुआ होना चाहिए। ओके, तो आइडेंटिकल गुड्स जो सेम रेपुटेशन वाले आपके प्रोडक्ट होते हैं। ओके, दो मिनट रुकना बेटा। जो सेम रेपुटेशन के होते हैं उनकी वैल्यू के अकॉर्डिंग वैल्यूएशन किया जाएगा। एक एग्जांपल से समझते हैं, इधर आ जाओ बेटा। पहले एक प्रोविजन पढ़ लेता हूँ फिर मैं समझाता हूँ। वेयर द ट्रांजेक्शन वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स इज रिजेक्टेड देन सच गुड्स शैल बी वैल्यूड एट पार विद द आइडेंटिकल गुड्स इंपोर्टेड एट और अबाउट द सेम टाइम इन सेम क्लोजेस्ट क्वांटिटी एट द सेम कमर्शियल लेवल। Adjustment are allowed to be made by time gap, quantity difference commercial level. Okay. If more than one values identical goods are available, then lowest of them shall be adopted. Okay. Rule 4 नहीं लगेगा तो Rule 4 लगाओगे। एक एग्जांपल देखो, a consignment of 800 metric tons of skimmed milk powder। ये skimmed milk powder है, इसका एक कंसाइनमेंट है 800 मेट्रिक टन का। ये कंसाइनमेंट है जो मैं यूएसए से लेकर के आ रहा हूँ। ऑफ यूएसए ओरिजिन वॉज इम्पोर्टेड बाई नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। मैं नॉन प्रॉफिट एनपीओ हूँ, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हूँ, एक एनजीओ वगैरह हूँ मैं।
फॉर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिल्क फॉर द चिल्ड्रंस इन द ट्राइबल एरिया अंडर ए वर्ल्ड हेल्थ प्रोग्राम। ये ट्राइबल एरिया में ये अनाथ बच्चे या गरीब बच्चे दिख रहे हैं आपको, तो इनको फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मंगवाया मैंने। दिस बीइंग ए स्पेशल ट्रांजेक्शन एंड नॉमिनल प्राइस ऑफ $10 पर मेट्रिक टन वॉज चार्ज फॉर द कंसाइनमेंट चार्जेस। अब ये जो है, ये भाई साहब मुझे क्या बोलते हैं कि देखो महेश गुड़, हम आपसे इस प्रोडक्ट का कोई पैसा चार्ज नहीं करेंगे, फ्री में देंगे, बट हमारी ट्रांसपोर्टेशन और इंश्योरेंस का जो है वो आप हमारे को पे कर दे $10 पर मेट्रिक टन के हिसाब से। मैंने कहा ओके डन। द कस्टम डिपार्टमेंट फाउंड आउट एट और अबाउट द टाइम ऑफ टू कवर फ्रेट एंड इंश्योरेंस इंपोर्टेशन ऑफ दिस गिफ्ट कंसाइनमेंट देयर वर द फॉलोइंग इंपोर्ट ऑफ स्किम मिल्क पाउडर ऑफ US ओरिजिन। डिपार्टमेंट ने बोला भाई $10 तुमने फ्रेट और इंश्योरेंस के दिए, गुड्स तो फ्री में आया, तो आइडेंटिकल गुड्स के अकॉर्डिंग वैल्यूएशन किया जाएगा। बोले ठीक है। आइडेंटिकल गुड्स के अकॉर्डिंग एक आदमी है, मान लेते मिस्टर ए 20 मेट्रिक टन गुड्स लेकर गया $260 पर मेट्रिक टन के हिसाब से, और ये CIF है बेटा, FOB नहीं, CIF है ये। 100 मेट्रिक टन टू 20, 500 मेट्रिक टन टू 100, तो ये B, ये C, ये D, ये E, ये F, ये अलग अलग लोग हैं जो गुड्स लेकर के आए। E 400 180, D 900 175 और F 780 160। अब इनमें से कमर्शियल क्वांटिटी पहले आपको छांटनी होगी, तो हम अंदाजे से लेना पड़ेगा। ये सब कमर्शियल क्वांटिटी हो सकती है, क्यों, बाकी 120 इनमें तो बहुत कम है, ये कमर्शियल क्वांटिटी हो सकती है। इनमें से जो लोएस्ट प्राइस है वो वैल्यू मानी जाएगी। इन सब में से जो लोएस्ट प्राइस, एक से ज़्यादा वैल्यू है, विच एवर इज ये 160 जो है वो CIF माना जाएगा। तो अब मैं कितना लेकर के आया था, 800 मेट्रिक टन, तो 800 मेट्रिक टन मल्टीप्लाई बाय 160 मेट्रिक टन, उस हिसाब से मुझे ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। 800 मल्टीप्लाई बाय 160, तो मेरी वैल्यू मानी जाएगी $1,28,000। रुपीज़ में कन्वर्ट कर लो, 46 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 46 करेंगे तो इंडियन रुपीज़ में आ जाएगा 58,88,000। ओके नाउ रूल 5 क्या बोलता है? रूल 5 बोलता है कि अगर कोई भी आइडेंटिकल गुड्स नहीं तो सिमिलर गुड्स के अकॉर्डिंग, जो उसी कंट्री, जिस कंट्री से मैं माल लेकर के आया और मैं फ्री में लेकर के आया, तो कोई और भाई साहब, ये है मिस्टर Z, ये लेकर के आया उसी कंट्री से होना चाहिए गुड्स, और वो आइडेंटिकल गुड्स नहीं, सेम रेपुटेशन का नहीं, बट जो फंक्शन है वो सेम फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, तब इनकी वैल्यू, इनके प्रोडक्ट की वैल्यू को मेरे लिए वैल्यू कंसिडर किया जा सकता है। तो सेम जो 5 वाला था, सेम टू सेम सेम जो 4 वाला था, सेम टू सेम 5 वाला है, खाली वहाँ पे आइडेंटिकल गुड्स था, वहाँ पे यहाँ पर सिमिलर गुड्स वर्ड यूज़ कर लिया गया है। सेम कमर्शियल लेवल का देखेंगे, फिर एक से ज़्यादा वैल्यू तो जो लोएस्ट होगी वो वैल्यू कंसिडर करेंगे, बराबर। रूल 6 बोलता है चेंज ऑफ ऑर्डर। रूल 6 चेंज ऑफ ऑर्डर का मतलब क्या है कि अगर रूल 3, 4 एंड 5 नहीं लग रहा है तो आप 7 एंड 8 लगा सकते हैं। 7 है एडिशन मेथड, 8 है 8 है एडिशन मेथड, 7 है डिडक्टिव वैल्यू मेथड। तो अब 7 लगना चाहिए, फिर 8 लगना चाहिए। बट रूल 6 क्या बोलता है कि आप एक रिक्वेस्ट कर सकते हो ऑफिसर को कि भाई 8 लगा दिया जाए 7 के बजाय। तो ऑफिसर को अगर जस्टिफाइबल लगा तो वो 8 की परमिशन दे सकता है। तो रूल 8 पहले लग सकता है और 7 बाद में लग सकता है, बराबर है। बस ये वाली बात रूल 6 बोलता है। रूल 7 डिडक्टिव वैल्यू मेथड। ये डिडक्टिव वैल्यू मेथड क्या होता है जरा देखते हैं ना। रूल 7 डिडक्टिव वैल्यू मेथड ये क्या बोलता है कि जैसे मान लीजिए कि ये कंसाइनमेंट में लेकर के आया, खूब सारे टॉयज़ है, ये टॉयज़ का कंसाइनमेंट में लेकर के आया हूँ मैं। जैसे ये टॉयज़ का कंसाइनमेंट लेकर के आया हूँ, डिपार्टमेंट ने बोला महेश को ये प्रोडक्ट किन से खरीदा, तो एक रूल 11 होता है जिसमें मुझे डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि प्रोडक्ट मैं जो लेकर के आया हूँ ये प्रॉपर वैल्यू में है, वैल्यू में कोई भी मैनिपुलेशन नहीं है, मैंने रिलेटेड पार्टी से खरीदा या रिलेटेड पार्टी से नहीं खरीदा, वो सब डिक्लेरेशन देनी पड़ती है। तो मैंने डिक्लेरेशन वगैरह दी कि भाई मैंने रिलेटेड पार्टी से खरीदा, फ्री में मिला, तो उन्होंने बोला रूल 4 लगाएंगे। मैंने कहा लगा लो, बट इसका कोई आइडेंटिकल गुड्स ही नहीं है ना, इसका कोई सिमिलर गुड्स है, तो 4 और 5 लगा नहीं। तो डिपार्टमेंट क्या करेगा, डिडक्टिव वैल्यू मेथड लगाएगा। डिपार्टमेंट मुझे क्या बोलेगा, ये टॉयज़ जब आप इंडिया में ले जा करके बेचेंगे बराबर विद इन 90 डेज़ में, भाई अभी हम प्रोविजनल बेसिस पे ड्यूटी चार्ज कर लेते हैं और आप ले जाओ टॉयज़ को, विद इन 90 डेज़ में जब भी आप इसको इंडिया में बेचोगे हमको बताना किस प्राइस पर बेचा है, बराबर है। तो मैंने कहा आप क्या करोगे उससे, बोले उससे हम एक काम कैलकुलेशन करेंगे, रिवर्स कैलकुलेशन। मैंने कहा ओके। मैंने कहा चलो मैं टॉयज़ ना ला करके प्लास्टिक लेकर के आता और फिर मैं प्लास्टिक पे प्रोविजनल बेसिस पे एक बार ड्यूटी पे कर देता, ले जाता,
और आप डिडक्टिव वैल्यू मेथड लगाते और इस प्लास्टिक से मैं टॉयज़ बनाता इंडिया में टॉयज़ मैन्युफैक्चर करता, फिर मैं टॉयज़ बेचता, तो आप क्या करते? बोले फिर भी चलेगा, हमारे को कोई दिक्कत नहीं, वो टॉयज़ जब बेचोगे तब हमको बता देना। तो मैंने कहा ओके। मैंने क्या किया, डिपार्टमेंट को बोल दिया जी भाई मैंने 1000 रुपीज़ में बेच रहा हूँ, बराबर है। डिपार्टमेंट क्या करेगा, इस 1000 को नॉर्मल ट्रांजेक्शन वैल्यू लेगा पहले तो, कि 1000 में मैं बेच रहा हूँ, नॉर्मल ट्रांजेक्शन वैल्यू मेरी 1000 है, तो बोले इसमें से पोस्ट इंपोर्ट एक्टिविटीज़ माइनस कर दो। मैंने कहा पोस्ट इंपोर्ट एक्टिविटीज़, बोले यस। इसमें से क्या क्या माइनस करो? कोई भी ऐसा खर्चा जो कमीशन हो गया इंडिया में प्रोडक्ट बेचने के लिए, मतलब पोर्ट से निकालने के बाद जो भी खर्चे मैंने किए इस प्रोडक्ट पे, वो सारे एक्सपेंडिचर माइनस होंगे। कोई प्रॉफिट अगर मैंने ऐड किया बेचते वक्त, तो प्रॉफिट इसमें से माइनस होगा। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंडिचर मैंने किए हैं, तो वो सारे एक्सपेंडिचर इसमें से माइनस होंगे। तो जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू होगी असेसेबल वैल्यू कम कस्टम्स ड्यूटीज। अब उसमें से कस्टम ड्यूटीज माइनस करूंगा। सबसे पहले मैं माइनस करूंगा जो लास्ट में लगती वाली ड्यूटी, IGST। फिर मैं माइनस करूंगा BCD एंड सोशल वेलफेयर सरचार्ज। फिर जो वैल्यू आएगी वो असेसेबल वैल्यू होगी। तो उसको रिवर्स कैलकुलेशन बोलते हैं बेटा। इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं हमारे प्रैक्टिस सेशन के अंदर कवर करूंगा, ओके। नहीं तो हमारा जो एग्जाम क्रैकर बुक है उसके अंदर बेटा इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, ओके ना। नेक्स्ट आते हैं कंप्यूटेड वैल्यू मेथड। कंप्यूटेड वैल्यू मेथड क्या होता है वो जरा हम देखते हैं ना फ्रेंड। कंप्यूटेड वैल्यू मेथड क्या होता है, इसको एडिशन मेथड भी बोलते हैं। ये मेथड क्या होता है जरा ध्यान से सुनना। यहाँ पर ये बोला जाता है इस मेथड के अंदर कि भाई महेश गौड़ तुमने माल किससे खरीदा? मैंने कहा जी मैंने मिस्टर Z से खरीदा है जो USA के, सॉरी मिस्टर X से खरीदा जो USA में। बोले ये जो मिस्टर X है जो USA में, इनसे तुमने माल खरीदा, तो वो इनसे पूरी डिटेल लेंगे कि मुझे इनसे डिटेल लेकर के दो कि इन्होंने माल कितने में बनाया, क्या इनका प्रॉफिट था, कितने में आपको बेचा है, नॉर्मल लोगों को कितने में बेच रहा है, फिर वहाँ के ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितने हुए थे पोर्ट तक आने का, वहाँ के लोकल फ्रेट वगैरह कितने हुए थे, वो सारी डिटेल, लोडिंग चार्जेस कितने हुए, फिर उसके बाद उसको इंडिया में लाते वक्त जो एक्सपेंडिचर है वो कितने, वो सारे एक्सपेंडिचर ऐड करेंगे। वो सारे के सारे एक्सपेंडिचर ऐड किए जाएंगे। सब एक्सपेंडिचर ऐड होने के बाद में, जब सारे के सारे एक्सपेंडिचर ऐड हो गए, सारे एक्सपेंडिचर ऐड करने के बाद में वो वैल्यू निकालेंगे। प्रैक्टिकली ये मेथड पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर मैं प्राइस में मैनिपुलेशन कर रहा हूँ तो वो आदमी भी तो मुझसे मेरे साथ मिला होगा, और कोई आदमी दूसरी कंट्री का आदमी हमारे इंडियन कंट्री के कस्टम ऑफिसर को डिटेल क्यों देगा, बराबर है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में इस मेथड को बहुत ही कम यूज़ किया जाता है बेटा। ऑडिट के टाइम पर इसको यूज़ कर लेते हैं। रूल 9 है रेसिडुअल मेथड। रेसिडुअल मेथड क्या कहता है आपके कि भाई जब कोई रूल नहीं लग रहा तो रूल 9 लगा देंगे। इसमें डिपार्टमेंट क्या बोलता है, जो भी अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है उसको ध्यान में रख करके जो कस्टम ऑफिसर है वो वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। बट हाँ, जब भी वो वैल्यू डिटरमाइन करेंगे कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, कुछ चीज़ों को उनको सोचना समझना पड़ेगा। वो कुछ चीज़ें क्या है कि किन पॉइंट के अकॉर्डिंग वैल्यूएशन नहीं होगा, बेस्ट जजमेंट नहीं होगा। इसको बेस्ट जजमेंट मेथड भी बोलते हैं। कौन कौन से मेथड बेस्ट जजमेंट के लिए यूज़ नहीं करोगे, ये क्वेश्चन आ सकता है। मान लीजिए ये US है, ये इंडिया है, ये जापान है, मैं इनसे कोई प्रोडक्ट लेकर के आ रहा हूँ Z लेकर के आ रहा हूँ, उसकी इंडिया में जो सेलिंग प्राइस है उसको वैल्यू नहीं माना जाएगा। ये इंडिया में जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको वैल्यू नहीं माना जाएगा, बराबर है। USA के अंदर जो सेलिंग प्राइस है उसको वैल्यू नहीं माना जाएगा। USA का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को वैल्यू नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसमें पोस्ट इंपोर्ट ये ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस वगैरह रहते ही नहीं है। अगर US से वैसे प्रोडक्ट किसी और कंट्री को दे रहा है तो उसकी FOB को भी वैल्यू नहीं माना जाएगा। कोई भी ऐसा मेथड जो विच एवरेज हायर ऑल्टरनेटिव को प्रीफर करता है वो उसको वैल्यू नहीं मानेंगे। फिक्टिशियस मेथड फॉलो नहीं करोगे, फिक्टिशियस वैल्यू को वैल्यू नहीं लोगे, या मिनिमम कस्टम्स वैल्यू को वैल्यू नहीं माना जाएगा। ये कुछ केसेस हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, इनके अकॉर्डिंग आप वैल्यूएशन नहीं कर सकते। सेलिंग प्राइस इन इंडिया, सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स ऑन द डोमेस्टिक मार्केट ऑफ द कंट्री ऑफ एक्सपोर्टेशन, सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स फॉर एक्सपोर्ट ऑफ कंट्री अदर देन इंडिया, इंडिया के अलावा जापान वगैरह दिया तो वो वैल्यू नहीं मानी जाएगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ए सिस्टम जो किसको प्रमोट करा, हाईएस्ट ऑफ टू ऑल्टरनेटिव को, या मिनिमम कस्टम्स वैल्यू, आर्बिट्री या फिक्टिशियस वैल्यू, इनके अकॉर्डिंग वैल्यूएशन नहीं होगा। रूल 11 क्या बोलता है, डिक्लेरेशन। अगर कोई भी गुड्स में इंपोर्ट करके लेकर के आ रहा हूँ तो मुझे डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, जिसमें मुझे डिक्लेयर करना पड़ेगा कि गुड्स जो है उसकी वैल्यू जो है वो प्रॉपर वैल्यू है, मैंने कोई मैनिपुलेशन नहीं किया, रिलेटेड पार्टी से खरीदा या रिलेटेड पार्टी से नहीं खरीदा, ये सब की डिक्लेरेशन मुझे इसमें देनी पड़ती है। डिक्लेरेशन देने का मतलब ये नहीं कि डिपार्टमेंट मुझसे ज़्यादा फर्दर इंक्वायरी नहीं कर सकता। अगर उनको मुझ पर डाउट है तो फर्दर इंक्वायरी भी कर सकता। मैं ये नहीं बोल सकता सॉरी बॉस साहब फर्दर इंक्वायरी क्यों करो, मैंने सारी डिक्लेरेशन दे देना, अब आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछोगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो पूछ सकता है, बराबर है।
और उनको लगता है कि मेरी जो डिक्लेरेशन वो प्रॉपर नहीं है, तो वो मेरी डिक्लेरेशन को रिजेक्ट कर सकता है। जब मेरी डिक्लेरेशन को रिजेक्ट करेगा, वो सेटिस्फाई नहीं है, तो मैं उनसे राइटिंग में मांग सकता हूँ कोई रीज़न बताओ कि क्यों रिजेक्ट किया, और मुझे लगता है कि जो रीज़न उन्होंने दिया वो जस्टिफाइबल नहीं है, तो मैं उनके अगेंस्ट अपील में भी जा सकता हूँ। ओके ना, तो बेटा ये जो आपका पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। ये वेयर हाउस गुड्स के वैल्यूएशन का पार्ट है बेटा, तो वेयर हाउस वाला टॉपिक ही आपके सिलेबस से हटा दिया गया, तो ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है आपके। ओके चलो इसको एक बार खाली रीड कर लेना, जस्ट रीड। तो यहाँ पे हमारा वैल्यूएशन कंप्लीट होता है। अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आई तो मैं फिर से बोल रहा हूँ बेटा कि लाइक ज़रूर कीजिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले। कम से कम बेटा 5000 लाइक्स तो होने चाहिए इस वीडियो पर। 5000 लाइक्स एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ बेटा, इतने लाइक्स मुझे दे दो आप। जैसे लास्ट टाइम मेरे कस्टम्स की वीडियो में आपने 5000 क्रॉस किया था लाइक्स, उतने लाइक्स यहाँ पे क्रॉस कर देना। ओके तो मिलते हैं बेटा हम हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।